बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम उसी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए मैंने बोर्ड पे एक डायग्राम स्केच की है जिसमें एक वेक्टर आर है जो विद एक्स एक्सिस एंगल थीटा बना रहा है और विद वाई एक्सिस एंगल वो फाई बना रहा है। इसमें आप लोगों ने एक दो छोटी छोटी बातें सीखनी है। हमें पता है जो कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है उस कंपोनेंट को हम ए एक्स कहते हैं। ए एक्स मीन या अगर आर वेक्टर है, अगर यहाँ पर a है तो वो ए एक्स होगा, अगर वेक्टर r है तो वो आर एक्स होगा। इट मीन्स कि ये जो x एक्सिस का कंपोनेंट है वो आर एक्स है। इसी तरह अगर आप इस वेक्टर को देखें तो ये विद y एक्सिस एंगल फाई बना रहा है। ये वाला जो इसका कंपोनेंट है वो भी अलॉन्ग x एक्सिस ही आ रहा है, जिसको भी हम आर एक्स ही बोलेंगे। तो x मीन कि ये कंपोनेंट अलॉन्ग x एक्सिस है, और जो कंपोनेंट अलॉन्ग y एक्सिस होता है, जिस तरह ये वाला कंपोनेंट इसका अलॉन्ग y एक्सिस है तो इस कंपोनेंट को हम आर वाई कहेंगे। इसी तरह ये वाला कंपोनेंट भी अलॉन्ग y एक्सिस है तो इस कंपोनेंट को भी हम आर वाई ही कहेंगे। इट मीन्स कि x और y हम किस वजह से कहते हैं, एक्सिस की वजह से कहते हैं। अगर कोई कंपोनेंट अलॉन्ग x एक्सिस है तो वो आर एक्स होगा, अगर कोई कंपोनेंट अलॉन्ग y एक्सिस है तो वो आर वाई होगा। अब दूसरी जो चीज़ है कि आप लोगों ने इसके साथ कॉज लगाना है या इसके साथ साइन आप लोगों ने लिखना है। कॉज और साइन जो है उसका तल्लक बेस और परपेंडिकुलर के साथ होता है। किसी भी ट्रायंगल में जो साइड बेस बिहेव करती है उसके साथ हम कॉज यूज़ करते हैं, और जो परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करती है उसके साथ हम लोग साइन यूज़ करेंगे। ये चीज़ अभी यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखें, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा बात करें तो ये इस ट्रायंगल की बेस बन रही है, और बेस के साथ अभी आपको बताया हम क्या यूज़ करेंगे, कॉज यूज़ करेंगे। तो ये क्या होना चाहिए, आर एक्स क्या बन जाना चाहिए, आर कॉज। और ये बेस किसके रिस्पेक्ट से है, थीटा के रिस्पेक्ट से है, तो और कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरह बच्चों अगर विद रिस्पेक्ट टू थीटा देखा जाए तो ये वाली साइड के साथ एंगल 90 बन रहा है, तो ये इसका क्या बनेगा, फिर परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर के साथ हम क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा। एग्जैक्टली। अब ज़रा इस चीज़ को देखें, ये जो साइड है ये भी आपके पास परपेंडिकुलर बन रहा है। अब ये परपेंडिकुलर क्यों बन रहा है कि इसके साथ एंगल 90 डिग्री है, और ये परपेंडिकुलर जो बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू एंगल फाई बन रहा है। मीन इस फाई एंगल है विद किस एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ। अब ज़रा देखें कि अगर ये परपेंडिकुलर बन रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि परपेंडिकुलर के साथ कॉज आएगा या साइन, डेफिनेटली साइन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कंपोनेंट आर साइन। अब इसके बाद थीटा लिखेंगे या फाई लिखेंगे, तो आप ये देखेंगे ये परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट से है, ये फाई के रिस्पेक्ट से है, तो यहाँ पर आर साइन फाई आ जाएगा। दोबारा बात क्लियर कर रहा हूँ कि ये इसको आर एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये कंपोनेंट जो बन रहा है इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अब इसके साथ साइन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू फाई ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के साथ हमेशा साइन आता है। इसी तरह अगर आप इस साइड को देखें तो ये वाली जो साइड है इधर फाई की रिस्पेक्ट से ये एंगल 90 भी इधर बन रहा है, तो ये साइड बेस की तरह बिहेव करेगी, और अभी बताया था बेस के साथ कॉज आएगा। तो इस साइड को हम लिखेंगे आर कॉज, और साथ में क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने इसको देख लिया कि इसमें आप लोगों ने कॉज कहाँ पर यूज़ करना है और साइन कहाँ पर यूज़ करना है। अब इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे एमसीक्यूज़ आते हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं। मैंने बच्चों के एमसीक्यू लिखे है वो सिंपल सा कि एक्स कंपोनेंट ऑफ आर इन अबव डायग्राम, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ आर आपसे पूछ रहा है अबव डायग्राम में आर का एक्स कंपोनेंट क्या है। तो आप लोगों ने इसका आंसर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये अब करना है। अब मुझे बताएं इसके एक्स कंपोनेंट तो दो बन रहे हैं, एक इसका एक्स कंपोनेंट कौन सा है, आर साइन फाई है, और एक इसका एक्स कंपोनेंट आर कॉस थीटा है। इट मीन कि आर साइन फाई भी इसका एक्स कंपोनेंट हो गया, हमें डायग्राम से नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप दूसरी चीज़ देखते हैं तो आर कॉस थीटा भी इसका एक्स कंपोनेंट है। आप डायग्राम से देखें आर कॉस थीटा भी एक्स कंपोनेंट आ रहा है। इस तरह फिर उसने लिखा है आर कॉस फाई। अगर आप देखें तो आर कॉस फाई जो है वो एक्स कंपोनेंट नहीं है, बल्कि आर कॉस फाई तो कौन सा है, वाई कंपोनेंट है। तो इस डायग्राम के लिए आपसे वो पूछ रहा है एक्स कंपोनेंट कौन से होंगे, तो आपको क्या लगता है एक्स कंपोनेंट कौन से बनेंगे, डेफिनेटली अब डेल्टा ऑप्शन होगा, क्योंकि ए भी एक्स कंपोनेंट है और बी भी एक्स कंपोनेंट है। वो में इस डायग्राम से वो बात क्लियर हो रही है। तो इसका ऑप्शन फिर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डेल्टा ऑप्शन होगा, कि दोनों ही इसके एक्स कंपोनेंट हैं। इसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से भी देखते हैं। नीचे बच्चों बहुत सिंपल सेंस क्यों लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी इनकरेक्ट नहीं करेक्ट पूछा है उसने, वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर आर, यानी ये क्वेश्चन भी उसी डायग्राम से लिंक है।
अगर डायग्राम बनी हुई आ जाए तो ठीक है, अगर डायग्राम ना बनी हुई आए तो फिर एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ डिस्क्राइब कर देता है कि जो वेक्टर आर है उसका एक्स एक्स साथ एंगल थीटा बन रहा है और वाई एक्स के साथ एंगल फाई बन रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ज़रूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में डायग्राम गिवन हो, क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट है उसमें ये चीज़ डिस्क्राइब भी की जा सकती है कि एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस है और फाई विद वाई एक्सिस है। और इसको अब आप लोगों ने बस रटा नहीं लगा लेना कि थीटा जो एंगल होगा वो एक्स एक्सिस के साथ ही होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये भी तो हो सकता है क्वेश्चन में वो थीटा विद वाई एक्सिस कह दे और फाई विद एक्स एक्सिस कह दे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा ख्याल रखना है कि स्टेटमेंट में क्या चीज़ लिखी हुई है या डायग्राम में आपको क्या चीज़ गिवन है। अब बच्चों हम लिखना चाह रहे हैं इसकी करेक्ट वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म लिखते हुए आप सबको याद है कि जो एक्स कंपोनेंट होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आई, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन लॉन्ग एक्स एक्सिस है। और जो जे होता है वो यूनिट वेक्टर है और तब हम उसको यूज़ करते हैं जब किसी वेक्टर को हम लोगों ने शो करना हो कि उसकी डायरेक्शन लॉन्ग वाई एक्सिस है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। अब हम इसकी करेक्ट वेक्टर फॉर्म देखना चाह रहे हैं। देखिए और कॉस थीटा लिखा हुआ है और कॉस थीटा जो है उसकी डायरेक्शन लॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात तो ठीक है यहाँ तक। आगे लिखा हुआ है, अब एक्स कंपोनेंट तो हो गया, अब आगे वाई कंपोनेंट लिखना था। अब आगे से लिखा हुआ है आर साइन फाई। अब ज़रा डायग्राम से देखें कि आर साइन फाई जो है वो एक्स कंपोनेंट है, वो वाई कंपोनेंट तो है ही नहीं, लेकिन इसने इसके एक्स कंपोनेंट के साथ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बेसिकली आपके पास डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्स कंपोनेंट है और इसने इसके एक्स कंपोनेंट के साथ जे लगा दिया। अब एक्स कंपोनेंट के साथ हमें पता है जे नहीं लगाया जा सकता, उसको वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए उसके साथ हम आई यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि इसकी वजह से ये वाली जो ए ऑप्शन है ये आपका इनकरेक्ट काउंट होगा, क्योंकि ये वाला भी एक्स कंपोनेंट है और ये वाला भी डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्स कंपोनेंट बन रहा है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, इसमें आर कॉस फाई लिखा हुआ है और उसके साथ आई लगाया हुआ है। अब डायग्राम में देखिए हम ज़रा, आर कॉस फाई ये आपके पास एक्स कंपोनेंट नहीं है बल्कि ये तो कौन सा है, वाई कंपोनेंट है। तो यहाँ पर उसने इस वाई कंपोनेंट के साथ क्या लगा दी है, आई लगा दी है। और हमें पता है वाई कंपोनेंट के साथ आई नहीं बल्कि वाई कंपोनेंट के साथ जे आता है। तो इसकी वजह से हम इस ऑप्शन को भी निगलेक्ट कर देंगे कि इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरे ऑप्शन पे ज़रा गौर करते हैं, आर साइन फाई उसमें लिखा हुआ है। आप बच्चे डायग्राम से देखें, आर साइन फाई जो है वो कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है। और एक्स कंपोनेंट को वेक्टर बनाने के लिए उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। यहाँ पर मैंने दूसरे को इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि जब फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया तो फिर नेक्स्ट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। ये वाला करेक्ट हो गया तब आपको नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा। अब दूसरा लिखा हुआ है आर साइन थीटा, एक्स कंपोनेंट तो हमारा ठीक हो गया। अब आर साइन थीटा आप देखें डायग्राम में, आर साइन थीटा तो वाई कंपोनेंट है और बच्चों वाई कंपोनेंट को वेक्टर बनाने के लिए हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली जे यूज़ करेंगे। तो देखिए उसने आर साइन थीटा के साथ क्या लगाया हुआ है, जे लगाया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन ये था, कीवर्ड ये था कि करेक्ट फॉर्म बताएं। इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट फॉर्म का ऑप्शन कौन सा बनेगा, फिर चार्ली ऑप्शन होगा। ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनको थोड़ा आप लोगों ने ध्यान से देखना होता है। मे बी इस तरह के भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और इस डेल्टा ऑप्शन की जगह पर लिखा होगा बोथ ए एंड बी। तो ये कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आप लोगों ने ऑप्शन टिक करने से पहले एक दफ़ा दोबारा रीड कर लेना होता है कि वो करेक्ट फॉर्म की बात कर रहा है या इनकरेक्ट फॉर्म की बात कर रहा है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोगों ने थोड़ा माइंड में रखना है। बस इसमें कुछ बच्चे साइन और कॉज में कंफ्यूज होते हैं, वो उम्मीद है आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी। आगे चलते हैं, आगे बहुत बेसिक सा टॉपिक है, इसमें भी हम एंगल की कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। एंगल की तो हम कल भी कैलकुलेशन कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था। अब एंगल की कैलकुलेशन किस तरह की है, ये बच्चों ऐसी एंगल की कैलकुलेशन है, इसके लिए आप लोगों ने एक वर्ड याद रखना है, व्हेन वन वेक्टर इज गिवन, व्हेन वन वेक्टर इज गिवन। चलें ठीक हो गया। अब अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर वाली बातें याद हैं तो आपको आइडिया होगा, कल हम लोगों ने जो वेक्टर्स की कैलकुलेशन की बात की थी उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि व्हेन टू वेक्टर्स आर गिवन इन देयर वेक्टर फॉर्म। और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी आपको समझाया था कि आप मैग्नीट्यूड्स को यूज़ करके भी एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप सीख चुके हैं। जब टू वेक्टर्स गिवन हों तो उसके मैंने कुछ शॉर्टकट्स आपको बताए थे, उससे भी आप एंगल कैलकुलेट कर सकते उससे भी आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हेन वेक्टर इज़ गिवन, जब अगर आपको सिंगल वेक्टर गिवन हो तो फिर आप एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको समझने के लिए मैंने कुछ डायग्राम स्केच किए हैं, इनको ज़रा जल्दी से देखें। देखिए सपोज करें आपका जो वेक्टर है से आप उसको ए से डिनोट करते हैं या आर से डिनोट करते हैं।
आपका वेक्टर आर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, आप डायग्राम से देखेंगे अगर वो वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जिस तरह ये वेक्टर आर है, तो मैं इसके कंपोनेंट्स बनाता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से मुझे इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ये इसका एक कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो एक्स कंपोनेंट होगा और ये वाला कंपोनेंट इसका वाई कंपोनेंट काउंट होगा। अब ज़रा आप इसमें देखें कि इसकी जो डायरेक्शन है, जब वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो इसका एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मीन इसका एक्स कंपोनेंट भी फिर क्या होगा, ये लिखा हुआ है पॉजिटिव होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम आर एक्स को पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आर एक्स की डायरेक्शन लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरह अगर हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वो आर वाई है, उसकी डायरेक्शन भी लॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस है। इस वजह से हम कहते हैं कि आर वाई का साइन भी पॉजिटिव होगा। इट मीन्स कि वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब होता है उसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा और उसका वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। जल्दी से सेकंड क्वाड्रेंट को देखें। अब बच्चों यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे। अगर वो सेम वेक्टर आर यहाँ पर है तो एक इसका ये वाला कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट काउंट होगा और ये वाला कंपोनेंट इसका वाई कंपोनेंट होगा। अब ज़रा खुद सोचो, इसके एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, जिसका ये वाला कंपोनेंट तो नेगेटिव हो गया, लेकिन इस कंपोनेंट की जो वर्टिकल कंपोनेंट है अब भी डायरेक्शन लॉन्ग वाई एक्सिस है, तो ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। इट मीन्स कि जब वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है उस वक्त उसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होता है और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। इसी तरह बच्चों हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ चले जाते हैं। इस डायग्राम में देखें, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो अगेन इसके आपका टू कंपोनेंट्स बनेंगे। ये देख लें, इसका जो कंपोनेंट ये वाला बन रहा है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस कौन सा, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका आर एक्स भी नेगेटिव होगा। और नीचे आपको पता है कौन सा एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस है, इस वजह से इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो माइनस आर वाई होगा। इट मीन्स कि इसमें एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है व्हेन योर वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह एट द एंड अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट को भी बच्चों आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर ये वाला वेक्टर आप देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है, अगेन अब यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसके दो कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। जो कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, अब देखें वो कौन सा एक्स एक्सिस बन रहा है, पॉजिटिव है, तो इसका एक्स कंपोनेंट तो पॉजिटिव हुआ फिर, लेकिन ये वाला कंपोनेंट इसका नेगेटिव होगा, इसको माइनस आर वाई कर देंगे। अब हम इसको पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इसको नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन लॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस है। चलें अब देखें इस फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट नेगेटिव है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे एंगल की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों पहली बात आप लोगों ने याद ही रखनी है, आपके इस तरह के भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि इन विच क्वाड्रेंट the components of vector have same sign, in which quadrant components of vector have same sign। तो बच्चे जल्दी से इसका ऑप्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट चूज़ कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन सेम है। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन सेम है, तो थर्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो ज़रा गौर फरमाए ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो दोनों के साइन क्या है, सेम है। तो अगर ये एमसीक्यू आता है ना इन विच क्वाड्रेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर हैव सेम साइन, और ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड, फिर आप क्या चूज़ करेंगे, बोथ का ऑप्शन चूज़ करेंगे। इस तरह बच्चों का एमसीक्यू आता है कि इन विच क्वाड्रेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर हैव अपोजिट साइंस। इसमें आप ज़रा देखें, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन अपोजिट हैं और फोर्थ में भी साइन अपोजिट हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्दर वो आपसे पूछ सकता है कि इन विच क्वाड्रेंट बोथ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हैव नेगेटिव साइन, तो फिर ऑप्शन आपका फर्स्ट एंड थर्ड नहीं होगा, फिर आपका ऑप्शन थर्ड क्वाड्रेंट एग्जैक्टली होगा। इसी तरह अब आपको आइडिया हो गया होगा, इस तरह के भी छोटे छोटे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। फर्दर आगे चलते हैं एंगल की कैलकुलेशन के लिए। अब बच्चों यहाँ पर दो तरह के एंगल हैं, आप देख रहे होंगे मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला लिखा हुआ है, सेकंड का भी लिखा हुआ है। इन फार्मूलाज का भी हम सीखते हैं कि हम लोगों ने कैसे फार्मूलाज बनाए हैं। इसमें दो तरह के एंगल लिखे गए हैं, एक एंगल को थीटा मैंने लिखा हुआ है और एक एंगल को मैंने फाई की सिंबल से शो किया हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं कि आपके पास जो थीटा बन रहा है और जो फाई बन रहे हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। इधर ज़रा नीचे आप गौर फरमाएं, मैंने यहाँ पर लिखा है थीटा कौन सा एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल है। अब स्टैंडर्ड एंगल में किससे कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड एंगल बच्चों वो एंगल है जो किसके साथ बनेगा, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ बनेगा। किसके साथ, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा।
यानी ये वाला एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। कल हम लोगों ने बात पढ़ी थी कि अगर कोई एंगल टू वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान में हो तो उस एंगल की जो रेंज होती है वो 0 डिग्री से कहाँ तक, एग्जैक्टली 180 डिग्री तक होगी। लेकिन बच्चों ये वाला जो एंगल बन रहा है ये स्टैंडर्ड एंगल है और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। इसकी आप लोगों ने रेंज याद रखनी है, इसकी रेंज 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक इसकी रेंज होगी। यानी इस एंगल की रेंज 0 डिग्री टू 360 डिग्री होगी। दूसरा इसमें एंगल फाई लिखा हुआ है। फाई को अगर आप देखें तो फाई मैंने लिखा है एंगल विद नियरेस्ट एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि फाई जो एंगल है वो भी विद एक्स एक्सिस है और जो थीटा एंगल है वो भी किस एक्सिस साथ है, एक्स एक्सिस साथ ही है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि ये आप लोगों ने एंगल हमेशा कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है। लेकिन जो फाई एंगल है इसके लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की कंडीशन नहीं है, बल्कि इसके लिए क्या कंडीशन है, होगा तो ये एंगल विद एक्स एक्सिस। लेकिन कौन सा एक्स एक्सिस होगा, नियरेस्ट एक्स एक्सिस होगा। इसमें क्या था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी होना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज भी होना चाहिए। इसमें ये कंडीशन नहीं है, इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि एक्स एक्सिस हो और वो कौन सा होना चाहिए, नियरेस्ट एक्स एक्सिस हो। मीन वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस भी आपका हो सकता है। अच्छा, अब इसको थोड़ा फर्दर डायग्राम से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, जब आपका वेक्टर ये आर जो है जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, इस बात को आप लोगों ने ज़रा जल्दी से गौर से समझ लेना है। अगर आपका वेक्टर आर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो अब अगर आप इसके स्टैंडर्ड एंगल को देखें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये इसका एंगल जो बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला एंगल हो गया। तो इस पर ज़रा कंडीशन चेक करें, ये पॉजिटिव एक्स के साथ भी है और एंटी क्लॉकवाइज भी है, तो इस एंगल को हम थीटा बोलेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब फाई क्या चीज़ है, फाई उस वेक्टर का एंगल है विद नियरेस्ट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर तो लकीली क्या हो रहा है, नियरेस्ट एक्स एक्सिस भी कौन सा बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही बन रहा है। तो इस मीन किसका नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फाई बन रहा है और थीटा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसी वजह से मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल को कैलकुलेट करने का फार्मूला लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू क्या होंगे, फाई होंगे, यानी थीटा और फाई की वैल्यू सेम होगी। अब आप लोगों ने यहाँ पर जो फाई कैलकुलेट करना होता है किसी भी केस में, फाई का जो फार्मूला हम लिख रहे होते हैं वो tan इनवर्स ऑफ, आपको शायद याद होगा कल हम लोगों ने बात की थी कि जो एंगल होता है वो दोनों एक्स के साथ लिखा जा सकता है, वो विद एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं, विद वाई एक्सिस भी। अब बच्चों ये सोचो ना, फाई एंगल है तो विद एक्स एक्सिस ना, तो जब हम इसका फार्मूला लिख रहे होंगे तो नीचे एक्स कंपोनेंट आएगा या वाई आएगा। तो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था नीचे वो कंपोनेंट आएगा जिस कंपोनेंट के साथ वो एंगल बना रहा होगा। तब ये किसके साथ एंगल फाई है, एक्स एक्सिस साथ, तो नीचे उस वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए, एग्जैक्टली एक्स कंपोनेंट आएगा। तो ये आपका चीज़ क्या बन जाएगी, आर वाई ओवर क्या होगा, आर एक्स होगा। किसी भी क्वाड्रेंट में जब हम फाई को कैलकुलेट करने लगेंगे तो हम इसी फार्मूला को यूज़ करके फाई की वैल्यू कैलकुलेट किया करेंगे, tan इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स हो जाएगा। इस तरह बच्चों अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव करते हैं तो ये वाला वेक्टर अब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ से आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर डिफरेंस क्लियर हो जाएगा थीटा और फाई का। देखिए इस वेक्टर आर का आप लोगों ने स्टैंडर्ड एंगल लेना है और वो कहाँ से शुरू होगा, देखिए ये लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस वेक्टर तक आ रहा है। तो ये लाइन बच्चों किसको शो कर रही है, थीटा को शो कर रही है। अब इसी वेक्टर का आप लोगों ने फाई लेना है और फाई के लिए कंडीशन क्या है, विद नियरेस्ट एक्स एक्सिस। तो इसका नियरेस्ट एक्स एक्सिस तो ये नेगेटिव वाला बन रहा है ना, तो आपके पास जो फाई होगा इस केस में विद नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि उसके लिए पॉजिटिव की कंडीशन नहीं है। उसके लिए कंडीशन क्या है, एक्सिस कौन सा होना चाहिए, नियरेस्ट एक्स एक्सिस होना चाहिए। अब हमें एंगल यहाँ पर थीटा चाहिए, तो आप देखेंगे जो टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहे हैं वो 180 होंगे। कंप्लीट एंगल की बात कर रहा हूँ, हमें टोटल तो नहीं चाहिए, हमें यहाँ तक चाहिए। तो हम इस टोटल पहले ले लेंगे जो कि 180 है, उसमें से इस फाई को क्या कर देंगे, माइनस जब करेंगे तो आपके पास एंगल क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड एंगल थीटा आ जाएगा। इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला 180 माइनस फाई होगा। इस तरह बच्चे जल्दी से थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। देखिए जब आपका वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला लाई कर रहा है तो अगर आप इसका स्टैंडर्ड एंगल लेंगे तो देखिए ये वाली लाइन इसके स्टैंडर्ड एंगल को शो कर रही है, तो ये आपका थीटा हो गया। अब आप लोगों ने इसका फाई देखना है, तो जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका ये वाला एंगल फाई बनेगा जो कि अगेन विद नेगेटिव एक्स एक्सिस साथ है। अब आप ज़रा देखें, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि यहाँ तक एंगल कितना है, 180 बन गया, लेकिन ये 180 से कम नहीं, 180 से एंगल ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, वो नीचे आपके पास एंगल कितना ज़्यादा है, फाई ज़्यादा है। तो ये जो टोटल एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक 180 और प्लस क्या हो जाएगा फाई,
इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल का फार्मूला 180 + फाई आपका होगा। फाई कैसे कैलकुलेट करना है वो पहले बात होगी हमारी। इस तरह बच्चों अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, जिस तरह ये वाला वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अब ज़रा देखें कि अगर ये वेक्टर लेट से आ रही है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका फाई तो इसी तरफ बन जाएगा ना, क्योंकि उसका नियरेस्ट एक्स एक्सिस अब कौन सा बन रहा है, पॉजिटिव है। लेकिन थीटा को हम इधर से ड्रॉ नहीं कर सकते। यानी अगर कोई बच्चा सोचता है नहीं इधर से थीटा ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो है ही ना। देखिए थीटा के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज भी तो होनी चाहिए ना। अगर आप थीटा भी इधर से बनाते हो तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन दूसरा इशू ये आ रहा है कि ये डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज बन जाएगी, तो ये स्टैंडर्ड एंगल है, ये क्लॉकवाइज नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको कैसे लें, एंटी क्लॉकवाइज ही लें। तो फाई तो आप ये ले सकते हैं, फाई आपका ये होगा। अब थीटा यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ तक आपका थीटा बनेगी, ये एंगल थीटा है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हमें तो यहाँ तक एंगल चाहिए, तो टोटल अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चला जाऊँ तो सर्कल पूरा हो गया, तो 360 एंगल हो गया। हमारा जो एंगल है थीटा वो 360 नहीं है, बल्कि 360 से कितना कम है, बिल्कुल फाई कम है। तो एंगल जो हमारा बनेगा वो 360 - फाई हो जाएगा। इट मीन्स कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 360 - फाई होगा। तो आपके ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेंट में आपसे एंगल की कैलकुलेशन का फार्मूला भी पूछा जा सकता है, तो किसी भी क्वाड्रेंट में अब आप एंगल का फार्मूला इजीली बता सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं कि इसकी किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो हमें हेल्प करता है बेसिकली एंगल की कैलकुलेशन में भी ये फॉर्मेट हेल्प कर सकता है। और एंगल की कैलकुलेशन में कब हेल्प करेगा, व्हेन वन वेक्टर इज़ गिवन, जब आपको कोई सिंगल वेक्टर गिवन होगा। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लिखी है, इसमें लिखा है कि r एक वेक्टर है i-√3j। अब एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप बताएं कि ये वाला जो वेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी आप लोगों ने इसका क्वाड्रेंट बताना होगा। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले आप देखें इसका x कंपोनेंट भी लिखें और इसका y कंपोनेंट भी लिखें। इसका x कंपोनेंट जो है वो i के साथ इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। और इसी तरह आप लोगों ने अगर y कंपोनेंट लिखना है तो आप j के साथ उसका कोफिशिएंट देखेंगे, तो j के साथ उसका कोफिशिएंट -√3 बन रहा है, यानी इसका जो x कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है और इसका y कंपोनेंट नेगेटिव है। ये क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि एक आपको वेक्टर गिवन हो और आपसे अगर बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन पूछे तो आपसे उस वेक्टर का क्वाड्रेंट पूछ सकता है। तो ये अब ज़रा गौर करें कि ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में आप लाई कर रहे हैं। इसमें x कंपोनेंट पॉजिटिव और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर जिसके भी हम बात कर रहे हैं आपका ये वाला वेक्टर लाई कर रहा है इन फोर्थ क्वाड्रेंट। चलें एक तो ये बात होगी। या अगर फर्दर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको वेक्टर गिवन और आपसे पूछता है कि इसका स्टैंडर्ड एंगल कैलकुलेट करें, यानी स्टैंडर्ड एंगल आप बताएं। सिंपल एंगल भी अगर जब कहते हैं तो आप लोगों ने इन क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एंगल ही बताना होता है। तो अब हमें पता है ये अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर है, तो अभी बच्चों हमारी क्या बात हुई थी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल की कैलकुलेशन का फॉर्मूला 360 - फाई होगा। तो देखिए 360 - फाई लिखा है और हम लोगों ने फाई के बारे में देखा था कि उसका फॉर्मूला tan इनवर्स RY/RX होगा। अब आप लोगों ने इसमें जब वैल्यूज़ पुट करनी है तो RY की वैल्यू √3 है और RX की वैल्यू 1 है। अब अक्सर बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, वो यहाँ पर भी माइनस साइन पुट कर देते हैं। तो बच्चों याद रखना है ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन का सिर्फ काम ये है कि आपको क्वाड्रेंट फाइंड आउट करके देना। तो इसने आपको क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर दिया है कि ये वाला वेक्टर जो है वो किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो किसी के साथ भी प्लस या माइनस जो होते हैं उनका काम सिर्फ क्वाड्रेंट को लोकेट करना होता है। जब आप क्वाड्रेंट एक दफ़ा फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद जब फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हम उनके साथ नेगेटिव साइन किसी के साथ भी शो नहीं करेंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, इसलिए मैंने RY के साथ नेगेटिव साइन शो नहीं किया। अब आप लोगों को टेबल याद होंगे, tan इनवर्स √3 जो होता है वो किस एंगल पर होगा, 60 डिग्री पर। अब 360 में 60 माइनस करें तो इसका जो स्टैंडर्ड एंगल बनेगा वो हो जाएगा 300। ये भी बच्चों पेपर में आपसे पूछ सकता है कि आपको ये वेक्टर गिवन हो, सिंपल एंगल पूछेगा तो आप लोगों ने ऑप्शन आपका 300 ही बनेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि आपको ये वेक्टर गिवन हो और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बात वो कर दे कि आप एंगल बताएं विद नियरेस्ट एक्स एक्सिस, नियरेस्ट एक्स एक्सिस। अब बच्चों अगर ऐसी वो बात कर देता है, आपसे कह देता है कि ये वेक्टर इसका नियरेस्ट एक्स एक्सिस साथ एंगल बताएं, तो फिर आप लोगों का ऑप्शन 300 इनकरेक्ट होगा। फिर अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अब आपसे असल में वो फाई पूछना चाह रहे हैं। अब जो फाई का आंसर होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन काउंट होगा, क्योंकि नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसको थीटा नहीं कहते, उसको हम फाई कहते हैं।
बस फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें थीटा और फाई आपस में क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। इसके अलावा किसी भी क्वाड्रेंट में इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो इट मीन्स कि अगर वो नियरेस्ट एक्स के साथ एंगल पूछेगा तो आप सिर्फ फाई को सॉल्व करेंगे और फाई का आंसर कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो इस केस में आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फिर कितने डिग्री बनेगा, 60 डिग्री आपका ऑप्शन करेक्ट काउंट होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं और पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं ना। इक्वल वेक्टर्स के बारे में आप सब फेमिलियर भी हैं। ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होती है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। जिस तरह डायग्राम में शो हो रहा है, इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम है और इसकी लेंथ जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं वो भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। इससे अगर ये कोई फोर्स है, ये भी 5 न्यूटन है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन होगी। यानी दोनों चीज़ें इक्वल वेक्टर में सेम होना ज़रूरी होती है। लेकिन अगर हम पैरेलल वेक्टर्स की बात करें तो देखिए पैरेलल वेक्टर्स की भी तो डायरेक्शन सेम होती है। इट मीन्स कि इक्वल और पैरेलल वेक्टर में सिमिलर चीज़ ये है कि दोनों की क्या सेम है, डायरेक्शन सेम है। डायग्राम में बल्कि शो भी हो रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। लेकिन जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके बारे में कहते हैं मैग्नीट्यूड मे आर मे नॉट इक्वल, कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकती है और मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं भी हो सकती। जिस तरह ये 2 वेक्टर्स हैं, अब इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन ये पैरेलल वेक्टर ज़रूर है, लेकिन ये इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। 2 छोटे से पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, उनको ज़रा गौर से सुनना है। अगर मैं ये बात कहूँ तो आपको क्या लगता है, ये बात ठीक है कि जो इक्वल वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल, कि इक्वल वेक्टर जो होंगे वो हमेशा पैरेलल होंगे। अब ज़रा गौर करें कि दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो क्या ये पैरेलल है ना, इनकी मैग्नीट्यूड सेम आ रही है तो डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड तो इसमें आ रहा है मे आर मे नॉट इक्वल। मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना इक्वल हो, हम उनको पैरेलल बोल सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल। इक्वल वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। तो पैरेलल वेक्टर्स के बारे में मैं लाइन बोल रहा हूँ, ज़रा गौर सुनिए। पैरेलल वेक्टर्स मे आर मे नॉट बी इक्वल। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए वर्ड याद रखना है कि पैरेलल वेक्टर्स मे आर मे नॉट बी इक्वल, कि जब पैरेलल वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो पहले सेम है, जब पैरेलल वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगी तो उन पैरेलल वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। लेकिन अगर पैरेलल वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगी तो हम उन्हें इक्वल वेक्टर्स नहीं कह सकते। तो लाइन क्या बनी कि इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल, बट पैरेलल वेक्टर्स मे आर मे नॉट बी इक्वल। एग्जैक्टली। आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड 2 छोटे छोटे एमसीक्यूज़ मैंने लिखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अब ज़रा देखिए कि इसमें लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स। इसमें जो की वर्ड है वो ये वाला वर्ड है, वो एक तो मिनिमम वर्ड बोल रहा है और अनइक्वल वेक्टर्स आपसे कह रहे हैं। अब आपको समझ आ गया कि अनइक्वल वेक्टर्स हम किन्हें कैसे कहते हैं, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें अनइक्वल हो जाएं या कोई एक चीज़ भी अनइक्वल हो तो उन वेक्टर्स को हम अनइक्वल वेक्टर्स ही काउंट करते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स हुज वेक्टोरियल सम कैन बी नल वेक्टर। नल वेक्टर मीन जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 0 होगी। तो आप लोगों ने मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स बताने हैं। अब ज़रा ये देखें कि डायग्राम में मैंने 2 वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। एक वेक्टर ए है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन ही है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तब आप ज़रा खुद सोचो कि ये दोनों वेक्टर्स को आप इक्वल बोलोगे या अनइक्वल कहेंगे। देखिए इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक होगी बात, मैग्नीट्यूड सेम होना एक कंडीशन होगी, लेकिन इक्वल होने के लिए डायरेक्शन भी सेम होना ज़रूरी है। लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन सेम तो नहीं है, इन दोनों की डायरेक्शन तो एक दूसरे के अपोजिट है। इट मीन्स कि जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम माइनस क्यों लगा रहे हैं कि डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, 5 - 5। अगर हम लिखेंगे तो आंसर नल वेक्टर आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप लोगों के पास मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स पूछ रहा है तो अनइक्वल वेक्टर्स कितने होंगे जिनका रिजल्टेंट 0 या नल वेक्टर होगा। तो आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं हैं, बल्कि ये दोनों कौन से अनइक्वल वेक्टर्स हैं जिनका जो रिजल्टेंट है वो किसकी इक्वल आ रहा है, नल वेक्टर की इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स कि इसका ऑप्शन फिर क्या बना, 2 ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन हो गए। इसका ऑप्शन 2 होगा। इसमें अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि वो ऑप्शन 3 चूज़ करते हैं। 3 ऑप्शन का एक डिफरेंट एमसीक्यूज़ बनता है, वो आगे चल के अभी हम डिस्कस करता हूँ मैं उसको भी। लेकिन अगर मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स की बात करेगा और उनका वेक्टोरियल सम पूछेगा तो वो कितने होंगे, 2 होंगे। इसी एमसीक्यूज़ में अगर हम थोड़ी सी चेंज कर दें, जिससे ऊपर मैंने चेंज की है, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल के साथ वर्ड यूज़ हो गया मैग्नीट्यूड। यानी अब उसने अनइक्वल वेक्टर्स तो बोला है, लेकिन अनइक्वल वेक्टर्स इन किस में कह दिए, मैग्नीट्यूड वाइज अनइक्वल हों। लेकिन ये दोनों वेक्टर्स अनइक्वल हैं, लेकिन ये अनइक्वल वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज तो अनइक्वल नहीं है।
इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है, तब वो कह रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड भी अनइक्वल करनी है, हुज वेक्टोरियल सम कैन बी नल वेक्टर आर ज़ीरो। तब आप लोगों ने ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स लेने हैं जो अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड हो। तो अब अगर कोई बच्चा कहता है अब इसका ऑप्शन हम अल्फ़ा चूज़ करते हैं, तो अल्फ़ा अगर हम चूज़ करते हैं तो हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अल्फ़ा चूज़ कर रहे हैं। इसमें बच्चों जो दो वेक्टर आपको गिवन है वो दोनों वेक्टर्स अनइक्वल तो हैं, क्या वो अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड भी हैं, बल्कि वो अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड तो नहीं है। इसका मतलब है कि इस MCQs का अल्फ़ा ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसको मैं डायग्राम से समझने की कोशिश करें। आप लोग सपोज करें आपका एक वेक्टर 2 न्यूटन है, एक वेक्टर 1 न्यूटन है। अब इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड है। अब ज़रा बच्चों एक चीज़ देखें कि अब हम लोगों ने इनका रिजल्टेंट ज़ीरो करना है, तो ये दोनों क्योंकि पैरेलल हैं तो 2 + 1 इनका रिजल्टेंट कितना बना, 3 न्यूटन बना। तो नीचे एक और वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 3 न्यूटन है, और उसकी डायरेक्शन उनके अपोजिट आ रही है। अब ज़रा देखें कि इन दोनों का कंबाइंड फैक्टर 3 न्यूटन है, ये नीचे भी 3 न्यूटन वेक्टर है, तो ये 3 न्यूटन इस 3 न्यूटन के फैक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और इनका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आपके पास जो आ जाएगी वो किसकी इक्वल होगी, 0 होगी। इसका मतलब ये है कि ये तीनों वेक्टर जो हैं वो अनइक्वल इन किस में, अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। तो वो आपसे पूछ रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड का अगर वर्ड बच्चों यूज़ हो जाए तो फिर आप लोगों ने याद रखना है वो 2 वेक्टर्स नहीं होंगे, वो बल्कि कितने होंगे, 3 वेक्टर्स होंगे। तो इस MCQs का ऑप्शन आपका बी ऑप्शन होगा। कुछ बच्चों को ये बात ट्राइंगल से भी याद है, मतलब बहुत सारे बच्चे कहते हैं, जैसे आपके फिजिक्स की बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स कितने होंगे जिनका रिजल्टेंट 0 होगा। तो बच्चों को वो ट्राइंगल याद हुई होती है, यानी क्लोज पाथ उन्होंने याद रखा होता है कि क्लोज पाथ में रिजल्टेंट 0 होता है। तो क्लोज पाथ वाली बात भी यहाँ तक ठीक है। सपोज करें कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। अब देखिए जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल के साथ लास्ट वेक्टर का हेड आकर ज्वाइन हो रहा है। ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये भी अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और इनका रिजल्टेंट भी किसकी इक्वल आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप इसको इस डायग्राम से समझ लें या इस डायग्राम से समझ लें, बात एक ही है। इस केस में भी तीनों वेक्टर्स अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, डायरेक्शन वाइज भी अनइक्वल है और उनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो ये आप लोगों ने बस सब चीज़ ख्याल रखनी है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स खाली पूछे तो फिर ऑप्शन 2 होगा, फिर ऑप्शन 3 नहीं होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे इस स्टेटमेंट का ऑप्शन 3 चूज़ कर रहे होते हैं। तब आपको समझ आ गया कि यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स के साथ अगर वर्ड क्या लिखा हुआ आ जाए, मैग्नीट्यूड आ जाए, तो फिर उसका ऑप्शन क्या बनेगा, 3 बनेगा। अच्छा, इस चीज़ को अब और दूसरी बात आप लोगों ने ये सीख ली कि क्लोज पाथ में रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है। ये बात ठीक है अपनी जगह पर कि क्लोज पाथ में रिजल्टेंट 0 होता है, लेकिन ये वाली बात ऑलवेज ट्रू नहीं होती। कुछ केसेस में क्लोज पाथ में रिजल्टेंट 0 नहीं भी होता। इसको एक MCQs की मदद से समझते हैं। लिखा है विच डायग्राम शोज 0 रिजल्टेंट, यानी कौन सी डायग्राम 0 रिजल्टेंट शो कर रही है। तब बच्चों देखो ये सारे क्लोज पाथ हैं, और अब अगर किसी बच्चे ने ये याद किया होगा कि क्लोज पाथ में रिजल्टेंट 0 होगा तो उसको तो ये लगेगा इन सब क्लोज पाथ में रिजल्टेंट 0 होगा। तो इसका एक आसान सा मैं आपको हल बता देता हूँ। उस क्लोज पाथ में रिजल्टेंट 0 होगा जिस क्लोज पाथ में जितने भी एरोज लगे हुए हैं, जितने भी क्या बताया लगे हुए हैं, एरोज लगे हुए हैं, उनका सेंस ऑफ रोटेशन सेम हो। सेंस ऑफ रोटेशन सेम के बच्चों क्या मतलब है, या तो वो सारे एरोज एंटी क्लॉकवाइज लगे हुए हैं उसमें, या फिर वो सारे एरोज क्लॉकवाइज लगे हुए हैं। तो ये बस आप लोगों ने की पॉइंट याद रखना है कि क्या सेम होना चाहिए, सेंस ऑफ रोटेशन सेम होना चाहिए। मीन या तो सारे एरोज उस डायग्राम में क्लॉकवाइज हों या सब एरोज एंटी क्लॉकवाइज लगे हुए हों, उस केस में रिजल्टेंट 0 होगा। अगर कोई हम ऐसी डायग्राम देखते हैं जिसमें कुछ एरोज क्लॉकवाइज हैं और कुछ एरोज एंटी क्लॉकवाइज लगे हुए हैं, तो उस क्लोज पाथ के अलावा रिजल्टेंट 0 की इक्वल नहीं होगा। बस इसी कंसेप्ट को आप अप्लाई करें। उसी चीज़ को बच्चे तरफ अप्लाई करते हैं। देखें आप यूँ चलें, आपको लग रहा है आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ये दो का सेंस तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, लेकिन इसका सेंस एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं है। ये दो तो एंटी क्लॉकवाइज आपके बन रहे हैं, लेकिन ये वाला तो किधर से आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। इस वजह से रिजल्टेंट 0 की इक्वल नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सब एरोज का सेंस अगर क्या होगा, सेम होगा, तो रिजल्टेंट 0 होगा। इसकी वजह से अब रिजल्टेंट 0 नहीं हुआ। अगली डायग्राम देखें, बिल्कुल आप ठीक चल रहे हैं, ये आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें इसका इशू आ गया, अब ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, लेकिन अगर आप आगे आते हैं तो फिर भी एंटी क्लॉकवाइज आ गया। कोई एक भी एरो
अगर हमारे उस रूल को डिसओबे कर जाएगा तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। तो इसमें 3 का सेंस तो बिल्कुल सेम बन रहा है 1 2 3 का, लेकिन इसका सेंस हमारे उस रूल के साथ मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि इसकी वजह से इस डायग्राम का भी रिजल्टेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में जब आप यूँ मूव कर रहे हैं तो आप अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाना चाह रहे हैं तो उधर से कैसे आ रहा है वो एरो क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इसका रिजल्टेंट भी 0 नहीं होगा। तो देखो बच्चों, ये सब क्लोज पाथ थे, लेकिन किसी भी क्लोज पाथ में रिजल्टेंट अभी तक 0 नहीं बना। लास्ट डायग्राम को देखते हैं। लास्ट डायग्राम को अगर हम देखें तो इसमें आप मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, वट एवर जितने मर्जी उसकी साइड्स हों, अगर सब एरोस का सेंस क्या होगा, सेम होगा, तो रिजल्टेंट 0 होगा। तो बच्चों ज़रा देखें ना, ये मैं एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो सबका सेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इट मीन्स कि पूछ रहे हैं विच डायग्राम शोज 0 रिजल्टेंट, इस मीन कि इस डायग्राम का रिजल्टेंट क्या है, 0 है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच डायग्राम शोज इन विच रिजल्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हम कहेंगे ए बी और सी तीनों जो डायग्राम्स हैं इनमें रिजल्टेंट 0 के इक्वल नहीं है। इसी से मिलती जुलती एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है विच डायग्राम रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड देयर रिजल्टेंट जेड, और उनका रिजल्टेंट जेड होना चाहिए। देखिए, इसके लिए की पॉइंट आप ये याद रख रहे हैं कि रिजल्टेंट जो होता है ऑलवेज लाइज बिटवीन टेल्स, ऑलवेज लाइज बिटवीन टेल्स ऑफ कंपोनेंट्स। ये एक बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है, ऑलवेज लाइज बिटवीन टेल्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो इससे आपका क्वेश्चन बड़ा इजीली हल हो जाएगा कि वो दोनों की ऑलवेज लाइज बिटवीन टेल, मैंने वर्ड बोला कि दोनों की टेल्स के बिटवीन वो लाई करता है। तो जब इस तरह के आपको डायग्राम आ जाए तो आप जल्दी से इस शॉर्टकट को अप्लाई करके अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं। कि अब आप ज़रा ये देखें, इन डायग्राम में से किस डायग्राम में रिजल्टेंट बिटवीन द टेल्स लाई कर रहा है। देखिए, ये एक्स की टेल है, अगर हम वाई को इधर से स्केच कर दें तो इस तरफ वाई हो जाएगी, यानी वाई को अगर हम इस तरफ भी स्केच कर लें तो वाई आपके इस तरफ चला जाएगा ना। तो ये एक्स है, इस तरफ आपका वाई आ रहा है, तो रिजल्टेंट तो एक साइड पे चला गया, वो तो हमारे रूल को फॉलो नहीं कर रहा, मीन वो बिटवीन द टेल्स नहीं आ रहा। लेकिन वाई को आप इधर आगे स्केच कर लेना, अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आ रही, इसको इधर स्केच करें वाई हो जाएगा। तो ये वाई की टेल, ये बच्चों एक्स की टेल, तो जेड तो उस तरफ है क्योंकि जेड को वो रिजल्टेंट बोल रहा है, और रूल क्या है कि ऑलवेज लाइज बिटवीन टेल्स। तो इसका मतलब है इस केस में ये डायग्राम जो है एक्स और वाई का ये वाला रिजल्टेंट जेड जो शो हो रहा है डायग्राम, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। इसको ज़रा देखें, एक्स और वाई, तो बहुत आसान है। देखें, अगर रिजल्टेंट अब जो है एक्स और वाई के क्या दरमियान में लाई कर रहा है, मैंने बिटवीन द टेल बोला है ना, बिटवीन द टेल, तो ये वाला पोर्शन बनता है, इधर कहीं पर भी लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको ज़रा जल्दी से देखें, ये एक्स और वाई, ये इन दोनों की बिटवीन द टेल, तो ये वाला सेक्शन बनता है। यहाँ पर तो जेड लाई नहीं कर रहा, तो जेड तो किसी और साइड पे है। इसका मतलब है कि एक्स और वाई का ये भी जो जेड रिजल्टेंट एक्सप्रेस हो रहा है, ये भी ट्रू फॉर्म नहीं है। लास्ट देखें ज़रा जल्दी से, इसमें जब ज़रा देखें कि ये आपका एक्स है की टेल है, ये आपके पास वाई की टेल है। अब ज़रा गौर करें कि जेड जो है क्या एक्स और वाई की टेल्स के इन बिटवीन लाई कर रहा है। अगर जेड एक्स और वाई की टेल्स के इन बिटवीन लाई कर रहा है तो ये इस केस में इनका ट्रू क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ऑप्शन फिर करेक्ट कौन सा बना, बिल्कुल डेल्टा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट मैंने आपको बताया है कि रिजल्टेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन टेल ऑफ कंपोनेंट्स, तो वो आप वहाँ से रिजल्टेंट को जज कर सकते हैं। इसको थोड़ा दोबारा एक चीज़ इसमें आप ज़रा गौर करें, अगर आपका ये एमसीक्यू आ जाए मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स अगर हो जाए, यहाँ पर इसी एमसीक्यूज़ में मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स हो जाए, हुज वेक्टोरियल सम कैन बी नल वेक्टर्स, यानी इक्वल वेक्टर्स कितने होंगे जिनका वेक्टोरियल सम नल वेक्टर होगा। तो क्या ख्याल है कितने होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे? 2 भी नहीं होंगे और 3 भी नहीं होंगे, क्योंकि वो बात कर रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कौन से वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। देखिए सपोज करें ये 2 वेक्टर्स हैं, इसकी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, इसकी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। अब मुझे बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, 5 + 5 10 नहीं बनेगा। अगर हम इसको एक और वेक्टर इसके साथ स्केच कर दूं, अगर वो उनको इक्वल है तो उसकी मैग्नीट्यूड भी कितनी होगी, 5 न्यूटन ही होगी, तब इसका रिजल्टेंट तो 15 न्यूटन बनेगा। तो अगर ये एमसीक्यू आ जाए ना मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर हुज वेक्टोरियल सम कैन बी नल वेक्टर, तो फिर इसकी जगह पर ऑप्शन एंड पे लिखा होगा नॉट पॉसिबल,
क्या ऑप्शन लिखा होगा, नॉट पॉसिबल। तो अगर आपसे पूछे ना मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स कितने होते हैं जिनका सम नल वेक्टर के इक्वल आता है, तो जो नंबर इक्वल वेक्टर्स होते हैं उनका सम कभी भी नल वेक्टर के इक्वल नहीं आता। तो आप लोगों ने इसका ऑप्शन फिर क्या चूज़ करेंगे, नॉट पॉसिबल चूज़ करेंगे। और डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि अगर 2 वेक्टर्स हैं तब भी इनका रिजल्टेंट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 10 न्यूटन बन रहा है, अगर 3 कर देंगे तो 15 न्यूटन बन जाएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं इस चैप्टर के जो मेजर टॉपिक्स हैं। एक डॉट प्रोडक्ट को हम डिस्कस करेंगे इनिशली, फिर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, फिर इन दोनों के जो कंबाइंड क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट के बारे में आप सबको आइडिया है कि जब हम कोई से 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाइड करें और 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाइड करने से अगर उनका आंसर स्केलर आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि आंसर स्केलर आ रहा है, और हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि हम दरमियान में जो सिंबल यूज़ करते हैं अपनी सिंपलिसिटी के लिए, उस वजह से डॉट की सिंबल क्योंकि हम यूज़ करते हैं इस वजह से हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म बनती है वो a डॉट बी, ये कोई से 2 वेक्टर्स हैं वो ए बी कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर जो थीटा एंगल है अगेन एंगल बिटवीन टेल्स है। और आपको लास्ट लेक्चर में बात मैंने समझाई थी कि जो एंगल बिटवीन द टेल्स होता है उस एंगल की रेंज 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होगी। तो देखिए इस एंगल की रेंज भी मैंने 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ही लिखी है आप लोगों के सामने। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पैरेलल वेक्टर्स की हम बात कर लें। आपको पता है पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन सेम होती है, थीटा 0 डिग्री होगा। अगर इसमें हम थीटा 0 डिग्री पुट कर दूं तो कॉस 0 डिग्री पे कितना हो जाएगा 1, कॉस 0 पे अगर 1 होता है तो a डॉट बी इक्वल टू ए बी होगा। इस डिस्कशन से पहले ना बच्चे आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने टेबल्स जो हैं साइन काज और टेन के वो आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद करने हैं। अगर आप वो टेबल्स आप याद नहीं करेंगे तो आप इसके क्वेश्चन में बिल्कुल स्टक हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि बिफ़ोर लेक्चर्स अपने टेबल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा आसान लगेंगी, और है भी बहुत सिंपल सी चीज़ें वैसे। तो कॉस 0 डिग्री पे कितना होता है 1, कॉस 0 अगर 1 है तो a डॉट बी इक्वल टू ए बी। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। अगर आपका एमसीक्यूज़ आता है डॉट प्रोडक्ट फॉर पैरेलल वेक्टर्स, तो आप a डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। इस तरह अगर हम बच्चे हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात करें तो आप सबको पता है कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो एंगल 180 डिग्री है, और हमें पता है अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो कॉस 180 -1 होता है, तो और a डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करें, परपेंडिकुलर आपको पता है जिन वेक्टर्स में एंगल कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, वो परपेंडिकुलर हैं। थीटा अगर हम यहाँ 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 पे 0 होता है, जब यहाँ 0 लिखेंगे तो a डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे एमसीक्यूज़ हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों से पूछ सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट मैंने एक नीचे लाइन लिखी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होती है और मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट किस एंगल पर होगी। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट आपसे पूछ सकता है किस एंगल पर है, मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट किस एंगल पर होगी। इस बात का आंसर करने से पहले मैंने एक एमसीक्यूज़ लिखा है बोर्ड पे, उसको देखते हैं, फिर हम इस चीज़ का आंसर ईजिली कर सकेंगे। मैंने इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ ग्रेटर, कौन सा वर्क ग्रेटर है, ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसकी आ रही है। वो डिफरेंट ऑप्शन है -100 जूल, -150 जूल, +100 जूल और -500 जूल। अब यहाँ पर माइनस साइन भी आ रहे हैं और यहाँ पर पॉजिटिव साइन भी आ रहे हैं। अब आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है कि फ़िज़िक्स के अंदर हम जो नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स के नेगेटिव साइन होते हैं। वो 2 डिफरेंट टाइप्स के नेगेटिव साइन होते हैं। एक नेगेटिव साइन वो होते हैं जिनको हम अलजेब्रिक नेगेटिव कहते हैं, और एक नेगेटिव साइन वो होते हैं जो डायरेक्शन के नेगेटिव होते हैं। जो बच्चों अलजेब्रिक नेगेटिव साइन होते हैं वो जिस तरह मैथ में पढ़ते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम किसी नेगेटिव साइन को कहेंगे ना ये अलजेब्रिक नेगेटिव है, तो उसका मतलब ये होगा कि उसमें -5 ग्रेटर कंसिडर होगा किससे, -10 से। ये किसके लिए, सिर्फ वो नेगेटिव साइन जिसको हम अलजेब्रिक डिक्लेयर करेंगे। लेकिन कुछ नेगेटिव साइन ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन को शो कर रहे होते हैं। कुछ नेगेटिव साइन ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन को शो कर रहे होते हैं, और ऐसे नेगेटिव साइन जो डायरेक्शन को शो करेंगे उनकी उसमें अगर हम इसी एग्जांपल को लें तो उसमें -10 ग्रेटर होगा किससे, -5 से। इट मीन्स कि जो नेगेटिव साइन डायरेक्शन के होते हैं उनमें वैल्यू ग्रेटर कौन सी है या स्मॉलर कौन सी है वो आप लोगों ने नेगेटिव साइन को देख कर नहीं बतानी, उसमें वैल्यू लार्ज कौन सी है और स्मॉल कौन सी है वो ये नंबर खुद डिसाइड करेंगे। तो 2 डिफरेंट बातें हैं कि अलजेब्रिक नेगेटिव में
-5 जिस तरह ग्रेटर आ रहा है -10 से, ये चीज़ माइंड में रखनी है। लेकिन जिस नेगेटिव साइन को हम डायरेक्शन का नेगेटिव कहेंगे उसमें माइनस साइन डिसाइड नहीं करेगा कि वैल्यू लार्ज कौन सी है या स्मॉल कौन सी है, वहाँ पर ये नंबर डिसाइड करेगा। तो 10 ग्रेटर है 5 से, इट मीन्स कि जो नेगेटिव साइन डायरेक्शन का होगा उसमें -10 ग्रेटर ही कंसिडर होगा, किससे? -5 से। ठीक हो गया बच्चों। अब आप लोगों ने याद रखना है जो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है, जिस तरह हम वर्क डन की बात कर रहे हैं तो वर्क डन भी तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट ही है। अब डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले में नेगेटिव साइन आ जाता है। जिस तरह अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो एफ डी कॉज हो गया ना। अगर यहाँ पर मैं थीटा 180 लिख दूँ तो ये -FD हो जाएगा। अब देखिए वर्क के फार्मूले में भी नेगेटिव साइन आ रहा है। अब ये जो वर्क के फार्मूले में नेगेटिव साइन आ रहा है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, ये नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन का नेगेटिव है। यानी वर्क के फार्मूले में जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन के नेगेटिव है। अब मैं इस बात को जनरलाइज करने लगा हूँ। आप लोगों ने याद रखना है कि आपकी बुक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, उनमें जो नेगेटिव साइन सब टॉपिक्स में आएगा। लाइक वो वर्क डन की बात कर लें, या वो पावर की बात कर लें, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लें, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर लें, इन सारे टॉपिक्स में जो नेगेटिव साइन होगा वो बच्चों याद रखना है वो अलजेब्रिक माइनस काउंट नहीं होगा, बल्कि वो माइनस साइन किसका काउंट होगा? डायरेक्शन का माइनस काउंट होगा। इट मीन्स कि अगर वो डायरेक्शन का माइनस काउंट होगा तो उसकी वैल्यू लार्ज या स्मॉल जो होगा वो नंबर देख के हम डिसाइड करेंगे। नेगेटिव साइन की वजह से हम उस वैल्यू को लार्ज या स्मॉल कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये बात आप लोगों ने अब याद रखनी है कि जितने भी टॉपिक्स हैं जिनमें डॉट प्रोडक्ट आता है, अगर उनमें नेगेटिव साइन आ जाए तो वो नेगेटिव साइन किसका काउंट होगा? डायरेक्शन का नेगेटिव साइन काउंट होगा। चलो ठीक हो गया, ये बात तो पूरी बुक के लिए होगी ना। अब आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा वर्क डन ग्रेटर है? क्या +100 जूल ग्रेटर है? +100 जूल डेफिनेटली ग्रेटर नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो नेगेटिव साइन आ रहे हैं किसके नेगेटिव हैं? डायरेक्शन के नेगेटिव हैं। और लार्ज या स्मॉल को नेगेटिव की वजह से हम डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ ये जो नंबर लिखा हुआ है इसने डिसाइड करना है कि वैल्यू लार्ज कौन सी है और स्मॉल कौन सी है। तो बच्चों फिर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बनी? -500 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे जो लार्ज वर्क डन है वो कौन सा है? -500 जूल है। तो ये बात अब आपको क्लियर होगी कि डॉट प्रोडक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें नेगेटिव साइन की वजह से हम उस वैल्यू को स्मॉलर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो माइनस साइन जो होता है वो अलजेब्रिक नहीं है बल्कि डायरेक्शन का है। अब हम वापस आ जाते हैं। लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर आपसे पूछे किस एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू होगी तो आप दोनों एंगल चूज़ करेंगे। 0 डिग्री पर 0 डिग्री एंड कौन सा होगा? 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स के ऊपर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। एक और कभी कभार कीवर्ड कुछ टीचर यूज़ करते हैं, वो ज़रा सुनिएगा ध्यान से। अगर वो पूछते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट, फिर तो आपका बहुत ऑप्शन होगा, 0 डिग्री एज वेल एज कौन सा? 180 डिग्री। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछते हैं पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, अगर वो वर्ड क्या यूज़ करे? पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू वर्ड यूज़ करे, तो फिर आप लोगों ने बहुत ऑप्शन चूज़ नहीं करना। अगर पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू वर्ड यूज़ करेगा तो फिर आप लोगों ने 0 डिग्री चूज़ करना है। और अगर वो वर्ड यूज़ करे नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, अगर वर्ड क्या यूज़ करता है? नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, तो फिर आप लोगों ने बच्चों ऑप्शन कौन सा? 180 डिग्री चूज़ करना है। लेकिन अगर वो सिंपल वर्ड यूज़ करे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अब इस स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर भी पॉजिटिव मैक्सिमम या नेगेटिव मैक्सिमम मेंशन नहीं है, तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे? इस केस में आप लोग का ऑप्शन बोथ होगा। और अगर पॉजिटिव मैक्सिमम के है तो 0 डिग्री, नेगेटिव मैक्सिमम के है तो 180 डिग्री ऑप्शन होगा। ठीक हो गया। नीचे लिखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। वो तो बच्चे क्लियर हो रहा है कि जब वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मिनिमम होगी और कितनी हो जाएगी? 0। तो ये तो आसान बात है कि जब वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो सबसे मिनिमम होता है और उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 उसकी वैल्यू बनेगी। चलिए नेक्स्ट एक बहुत सिंपल सा एमसीक्यूज है, इसका आप जल्दी से आंसर कीजिएगा मुझे। व्हाट इज एंगल बिटवीन ए डॉट बी एंड बी डॉट ए इफ़ ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो जाए? मीन कंडीशन ये है, ए डॉट बी और बी डॉट ए में एंगल बताएं जब ए डॉट बी इक्वल हो जाए किसके? बी डॉट ए के। तो अब बच्चे आप लोगों ने याद ही रखना है कि एंगल किसके दरम्यान में होता है? एंगल तो वेक्टर्स के दरम्यान में होता है। अब आप मुझे ये बताओ कि ए डॉट बी जो है उसका आंसर तो स्केलर नहीं आ रहा, बी डॉट ए का आंसर भी स्केलर है। इसका मतलब ये हुआ इसमें जो ए डॉट बी लिखा हुआ है वो भी स्केलर है और जो बी डॉट ए लिखा है वो भी क्या है? स्केलर है। और एंगल प्रॉपर्टी है किसकी? वेक्टर्स के दरम्यान में एंगल होता है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए में एंगल बताएं। वट एवर जो भी कंडीशन गिवन हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता,
अब कोई बात क्लियर हो रही होगी कि एंगल किसके दरम्यान में बताया है, वेक्टर्स के दरम्यान में, और ये दोनों क्या हैं, स्केलर्स हैं। तो स्केलर के दरम्यान में एंगल क्या होगा, हम कहेंगे स्केलर्स के दरम्यान में तो कोई एंगल नहीं होता, तो इसका ऑप्शन फिर कौन सा बनेगा, नॉट पॉसिबल ऑप्शन होगा। कुछ बच्चे जल्दी में गलती करते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए देखते हैं और वो यूजुअली 45 डिग्री वैसे ही चूज़ कर देते हैं। तो एंगल होगा वेक्टर्स के दरम्यान में, और ये जो आपको दोनों गिवन है ये दोनों स्केलर्स हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंसिडर द फिगर, आप डायग्राम को ज़रा देखिएगा, कंसिडर द फिगर एंड सेलेक्ट एट विच एंगल डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी इज़ मैक्सिमम। अच्छा ठीक हो गया, कीवर्ड ये है कि मैक्सिमम पूछ रहा है और प्रोडक्ट डॉट ही हमारा चल रहा है, तो आप लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट बतानी है। इसमें 2 वेक्टर्स गिवन है, एक वेक्टर आपका ए और एक बी है, लेकिन उसने थोड़ा डायग्राम में अजीब सी बात की है कि उसने एंगल को ऊपर शो कर दिए। अब बच्चों आपको याद होगा हमने जो पढ़ा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट में जो एंगल है, ये जो एंगल थीटा है, ये कहाँ पर है, बिटवीन द टेल्स है। मीन हम डॉट प्रोडक्ट के फार्मूला में ये जो एंगल यूज़ कर रहे हैं, ये एंगल हम वो एंगल यूज़ कर रहे हैं जो कि बिटवीन दी टेल्स है। लेकिन उसने क्वेश्चन में थोड़ी कहानी इस तरह की है कि उसने आपको एंगल बी वेक्टर का विद वर्टिकल एक्सिस एंगल को शो किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एंगल को करेक्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, और हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन में जो एंगल यूज़ होगा वो ये नीचे वाला यूज़ होगा। अगर ये टोटल कितनी डिग्री आप बता रहे हो, बिल्कुल 90 डिग्री आप कह रहे हैं, अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, ये टोटल 90 हो गया। अब 90 में से किसको माइनस करेंगे, थीटा को, तो क्या बनेगा 90 बिल्कुल माइनस थीटा। तो ये आपका जो एंगल बन रहा है वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा एंगल हो गया। इसके 2 क्वेश्चन मैंने बनाए, पहले नीचे वाले को देखें। इसमें वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट फॉर अबव डायग्राम। इसको भी हम बाद में करते हैं। वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन, ये कीवर्ड है कि करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है, किस प्रोडक्ट का बताना है, डॉट प्रोडक्ट का बताना है, किसके लिए, ऊपर वाली डायग्राम के लिए। तो बच्चों भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, तो बड़ा सिंपल सा, अगर वेक्टर ए बी हों तो ए डॉट बी किसकी इक्वल होगा, ए बी कॉस थीटा। लेकिन थीटा तब लिखेंगे जब वो एंगल बिटवीन टेल ऑफ ए एंड बी होगा। लेकिन यहाँ पर जो एंगल बिटवीन टेल ऑफ ए एंड बी जो है वो थीटा है या 90 माइनस थीटा है, बिल्कुल 90 माइनस थीटा है, वो थीटा नहीं है। बस यही आप जल्दी में कुछ बच्चे गलती करते हैं, तो आप लोगों ने एंगल यहाँ पर थीटा नहीं लिखना, बल्कि आप क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा लिखेंगे। आप सब ने ये फार्मूला पहले भी रीड कर चुके हैं मैथ्स में भी। कॉज 90 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है किसके, साइन थीटा के। इन्हें आप अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं ना। जिन बच्चों को नहीं याद हो इस फार्मूला को याद कर लें कि कॉज 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। तो ये वाला फार्मूला आपका सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अब कुछ बच्चों ने बस इस बात को याद किया होता है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट आना है फार्मूले में कॉज ही आना है। लेकिन देखिए इस फार्मूले को जब आप लोगों ने थोड़ा सा सॉल्व किया है, इसकी जो फाइनल शेप बनी है वो किस फॉर्म में बन गई है, साइन की फॉर्म में बन गई है। अब इस डायग्राम के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन मुझे बताओ, आप ए बी कॉस चूज़ करोगे या ए बी साइन चूज़ करोगे, बिल्कुल ठीक, आप इसमें ए बी साइन ही चूज़ करेंगे। तो इसका करेक्ट एक्सप्रेशन आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, फिर बीटा ऑप्शन होगा। यानी इसमें कॉज नहीं आएगा, इसको शुरू में कॉज आता है, लेकिन जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम वापस अपने पुराने एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। अब बच्चों को ये पूछ रहे हैं कि इस डायग्राम के लिए, इसी डायग्राम के लिए आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट की कौन सी वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। और अभी हम लोगों ने देखा है कि डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो ए डॉट बी किसकी इक्वल होती है, ए बी की इक्वल होती है। यानी ए डॉट बी किसकी इक्वल होगा, ए बी। तो हम लोगों ने इस डायग्राम के लिए अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये है कि आप लोगों ने इसको क्या बनाना है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी बनाना है। लेकिन अब गलती क्या होती है, अभी हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास किस एंगल पे आ रही है, 0 डिग्री पे, और किस पे आ रही है, 180 डिग्री पे आ रही है। तो बच्चे उसी वजह से जल्दी में ऑप्शन चूज़ कर देते हैं 0 डिग्री, कि उनको लग रहा है 0 डिग्री भी ऑप्शन है, 180 भी है, तो वो बोथ का ऑप्शन यूजली चूज़ कर लेते हैं। या अगर 180 की जगह कोई और एंगल लिखा होता तो वो 0 डिग्री को ही प्रेफर करते। इशू बच्चे ये है कि ये वाली जो बात है ये जनरल बात हो रही है, और ये बात कब ट्रू है, ये वाली बात जब जो एंगल आपको गिवन है वो बिटवीन द टेल ऑफ ए एंड बी हो। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने जो एंगल है वो बिटवीन द टेल्स गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर ये प्रीवियस रूल अप्लाई नहीं होगा। प्रीवियस रूल आपको बताया, उसकी कंडीशन ये है कि जब एंगल बिटवीन दी टेल्स हो। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें थीटा एंगल बिटवीन द टेल्स है ही नहीं।
वो एंगल है बी वेक्टर का विद वाई एक्सेस के साथ आपको एंगल गिवन है। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है इसको ज़रा देखें। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि ये चीज़ कंफर्म है, डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो प्लस ए बी होगी या फिर माइनस ए बी आपकी बनेगी। इस चीज़ को आप ज़रा गौर से देखें। इस थीटा एंगल के लिए आप बात कर लें, इस 180 की जगह आप कोई और एंगल भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं 45 डिग्री लिख सकता हूँ ताकि बोथ ऑप्शन की कन्फ्यूजन आपको ना रहे। अब हम लोगों ने इस डायग्राम के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और हमने देखा है कि इसमें कॉज किससे रिप्लेस हो जाता है, साइन से। अब ज़रा खुद सोचो, आप लोगों ने तो थीटा की वैल्यू बतानी है ना कि इस फार्मूला में हम कितना थीटा पुट करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो अब ज़रा खुद सोचो, इसमें इस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे कि इसका आंसर सिंपली आपका ए बी बन जाए। यानी आप लोगों ने किसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ये जो फार्मूला है इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग अभी मैंने ड्राइव किया है। अब इसमें थीटा की क्या वैल्यू रखेंगे कि आंसर ए बी आ जाए। तो थीटा आपके पास क्या बनेगा, बिल्कुल ठीक 90 डिग्री अगर हम यूज़ कर लें तो साइन 90 डिग्री पे कितना होता है 1। अगर साइन 90 डिग्री 1 है तो आपका जो ए डॉट बी बनेगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम में अगर हम इस थीटा को कितने डिग्री यूज़ करें, 90 डिग्री यूज़ करेंगे। थीटा को कितना यूज़ करें, 90 डिग्री यूज़ करेंगे तो फिर आपके पास डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब बच्चों आप लोगों ने इस कंसेप्ट को याद रखना है कि ये जो बातें हम कर रहे थे ये जनरल क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली वो कोई डायग्राम बना कर दे दे तो जो एक्सप्रेशन आप कॉस के साथ लिखते थे वो किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में। और दूसरी बात कि जब हम कहते थे डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 डिग्री या 180 पे आ रही है, अब वो 0 और 180 पे नहीं आ रही बल्कि किस पे आ रही है, 90 डिग्री पे आ रही है। ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेना है। अभी हम इसकी कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं, छोटे छोटे से हैं। पहले इसका एमसीक्यू है कि विच ऑफ द एट व्हाट एंगल डॉट प्रोडक्ट बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। आप सिर्फ इस वर्ड पे गौर करें, इसमें कह रहे हैं डॉट प्रोडक्ट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसकी जगह पर बच्चे कोई और नंबर भी हो सकता है। मीन अब तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एट व्हाट एंगल डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी जो है बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तो ए बी है, तो ये इसकी बेसिक इक्वेशन बनती है, बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस हाफ की जगह पर कोई और नंबर भी हो सकता है। और हमें याद है कि इसकी जो बेसिक इक्वेशन होती है डॉट प्रोडक्ट की वो ए डॉट बी ए बी और कॉस थीटा होगा। तो जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, आपसे कोई एंगल वगैरह पूछेगा और यहाँ पर कोई नंबर आपको गिवन होगा, तो आप लोगों ने इस तरह के सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को कंपेयर कर लें आप लोग, आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। जिस तरह ए डॉट बी ए बी से कंपेयर हुआ, ये वाला ए बी इस ए बी से कंपेयर हो गया, तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो फिर हर क्वेश्चन में किस से कंपेयर होगा, कॉस थीटा से कंपेयर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा डॉट प्रोडक्ट के सब क्वेश्चन में आपको उसको किसकी को लिख देंगे, कॉस थीटा की को लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका जो कॉस थीटा बनेगा फिर आपका कॉस थीटा किसकी को आ जाएगा, 1/2 की को आ जाएगा। अब आप लोगों ने देखना है कि कॉस की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है। इस चीज़ को समझने के लिए जल्दी से आप टेबल याद कर लें। ये देखिए कॉस 0 डिग्री पर अगर आपसे पूछता है तो कॉस 0 डिग्री पे बच्चे किसकी इक्वल होता है, 1 होता है। अगर आपसे कॉस 30 डिग्री पे पूछता है कि 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू जो बनती है वो √3/2 होती है। 45 डिग्री पे अगर इसकी वैल्यू की बात करेगा तो 1/√2 होगी। कॉस 60 जो होता है वो आपको याद है किसकी इक्वल है, बिल्कुल 1/2 है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कॉस 90 पे कितना होता है, 0 होता है। और कॉस 180 पे भी हम लोगों ने पढ़ा था किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल होगा। चलिए, हमें वैसे भी एंगल 0 से कहाँ तक चाहिए, 180 तक चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो एंगल यूज़ होते हैं वो 0 से 180 तक ही यूज़ होते हैं। अब दोबारा इधर वापस आते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसको किससे कंपेयर करेंगे, कॉस थीटा से। अब कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 आ रहा है। अब ये देखें कि कॉस की किस एंगल पर वैल्यू जो है वो 1/2 है। तो देखिए कॉस की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर है, 60 डिग्री पर है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पर 1/2 लिखा होगा तो इसका ऑप्शन कितने डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बन जाएगा। एक तो ये बात होगी। इसी को थोड़ा और चेंज करते हैं। लेट्स से बच्चे अगर इसकी जगह पर यहाँ पर 1/2 की बजाय से √3/2 लिखा हुआ आ जाता है, यानी वो कह देता है कि आपके पास एट व्हाट एंगल डॉट प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू √3/2 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसको किसकी इक्वल पुट करेंगे, बिल्कुल कॉस की इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जगह पर अब क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। अब देखेंगे कॉस की वैल्यू किस एंगल पर √3/2 है।
तो देखिए √3/2 उसकी वैल्यू किस एंगल पर है, 30 डिग्री पर है। तो अगर यहाँ पर √3/2 लिखा होगा तो फिर अब आपके पास ऑप्शन कौन सा बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। इसी तरह आप कोई और वैल्यू का क्वेश्चन आ जाए तो वो भी अब आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करें आपका पेपर में यूँ क्वेश्चन आ गया, वो आपसे कहता है कि A.B इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB। यानी ये क्वेश्चन आ गया है कि A.B जो है वो इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स ऑफ AB हो गया। ये बात होगी। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, कॉस से कंपेयर करेंगे। अब बच्चे देखें, अगर हम इसको कॉस से कंपेयर यहाँ पर करते हैं, लेट्स से इस चीज़ को अगर मैं कॉस से कंपेयर करता हूँ तो आपका क्या चीज़ बन जाएगी, कॉस से कंपेयर करेंगे तो कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर गौर करें कि कॉस की वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, +1 है, और सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कॉस थीटा की हम बात कर रहे हैं, इस कॉस थीटा की वैल्यूज़ +1 से लेकर कहाँ तक जाती हैं, -1 तक होती हैं। यानी इसकी +1 से ग्रेटर वैल्यू और -1 से स्मॉलर वैल्यू पॉसिबल नहीं है हमारे पास। लेकिन अब ज़रा देखें, जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि एट व्हाट एंगल डॉट प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका आप ऑप्शन क्या चूज़ करेंगे। हमें पता है कॉस थीटा का जो फंक्शन है इसमें 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी वैल्यू नंबर लिखा होगा, जो जिस नंबर की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, उस नंबर को या तो इक्वल टू 1 होना चाहिए या फिर लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर वो नंबर ग्रेटर देन 1 लिखा होगा तो उन सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या चूज़ करेंगे, नॉट पॉसिबल। ये दोबारा बात मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि कॉस की वैल्यू +1 से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है, -1 तक। तो ये कॉस की ये रेंज है आपके पास +1 से लेकर -1 तक। इसको मतलब कि कॉस की वैल्यू जो है इस रेंज को क्रॉस नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, कॉस से। तो वो बात आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी आप फिर नंबर लिखेंगे, दैट नंबर मस्ट बी इक्वल टू 1 और लेस देन 1। अगर वो बच्चे यहाँ पर नंबर को ग्रेटर देन 1 लिखा होगा, जिस तरह यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 या इवन आप 1.5 लिख सकते हैं, तो कोई भी नंबर अगर 1 से ग्रेटर यहाँ पर लिखा होगा तो उस वक्त अगर आपसे एंगल पूछेगा तो आप लोगों ने ऑप्शन में क्या चूज़ करना है, नॉट पॉसिबल चूज़ करना है। मीन कि ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना ही हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बस ये एक छोटी सी बात आप लोगों ने याद रखनी। आगे चलते हैं। एक और बेसिक कंसेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी का। इसको ज़रा देखें। इसको लिखने का तरीका बड़ा आसान सा होता है कि ऑन से पहले वाला जो है ना, उसकी आप मैग्नीट्यूड लिख सें। यानी अगर आपसे पूछते हैं ना प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी बताएं, तो मैं बता रहा हूँ ऑन से पहले वाले की हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, और उसके साथ कॉस थीटा लगा देंगे। तो बड़ा सिंपल हो गया ये तो। यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी अगर आपसे पूछेगा तो ऑन से पहले वाले की मैग्नीट्यूड और देन क्या लगा देंगे, कॉस थीटा कर देंगे, सिंपल हो जाएगा। मैं इसको आपको डायग्राम से नहीं समझा रहा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप इसी मेथड के अकॉर्डिंग कर लें। या सपोज करें आपको यूँ क्वेश्चन आ गया, वो पूछता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पूछ लेता है। अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए अगर पूछता है तो मैंने क्या बताया, ऑन से जो पहले आ रहा है उसकी क्या लिखनी है, मैग्नीट्यूड। देखें बी ऑन से पहले आ रहा है, मैग्नीट्यूड होगी, और देन उसके साथ क्या लगा देना है, कॉस थीटा लगा देंगे। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ बन जाएगा बी ऑन किसके, ए के, यानी बी कॉस थीटा होगा। इसी से रेलिवेंट एक छोटा सा एमसीक्यूज देखें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू, यानी कौन सा प्रोजेक्शन है पी ऑन किसका, क्यू का। तो पी ऑन क्यू का प्रोजेक्शन लिखने का भी आप मेथड जो आपको बताया, ऑन से पहले वाले की क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और देन उसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, कॉस थीटा लगा देंगे। तो आपका प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू जो बनेगा वो किसकी इक्वल होना चाहिए, पी कॉस थीटा होना चाहिए। लेकिन बच्चे देखें जो आपको ऑप्शन नीचे गिवन है उनमें से किसी भी ऑप्शन में पी कॉस थीटा गिवन ही नहीं है। लेकिन इनमें से किसी भी ऑप्शन में पी कॉस थीटा गिवन नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं इनमें फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा। देखिए अगर मैं पी डॉट क्यू लिखता हूँ और इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये पी क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो आंसर हमें पता है वो पी कॉस थीटा है, यानी पी कॉस थीटा तो हमें उस पुराने रूल के अकॉर्डिंग याद है। अब यहाँ पर ये क्यू एक्स्ट्रा आ रहा है, इस क्यू को आप इस तरफ लें तो पी डॉट क्यू डिवाइड बाई क्यू हो जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम किसी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाता है, बिल्कुल यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो ये आपका चीज़ बन जाएगी पी कॉस थीटा इज़ इक्वल टू हो जाएगा पी वेक्टर डॉट क्यू यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पी कॉस थीटा नहीं लिखा हुआ
तो उसकी रिप्लेसमेंट में हम क्या ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, पी वेक्टर डॉट क्यू कैप। क्यू कैप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्यों आ गया, आप लोगों ने एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है, और अगर हम किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो उसका बच्चों क्या बन जाता है, बिल्कुल यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो ये आपके पास इसका अगर पी कॉस थीटा ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ तो वो किसकी इक्वल होगा, पी वेक्टर डॉट क्यू कैप। इसका मतलब ये होगा कि हमारा अब जो करेक्ट ऑप्शन बनेंगे इस एमसीक्यूज में वो बी होगा। लेकिन बच्चों अगर सोचो कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये इस तरह अगर पी कॉस थीटा की फॉर्म में होता वो तो लिखना आसान था, लेकिन अदरवाइज़ अगर वो इस तरह डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ आ जाए तो ये तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा कि हम इतने ज़्यादा स्टेप्स करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसको लिखने का मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, आप डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हैं, वो ज़रा गौर कीजिएगा। देखिए इसका रूल ये होता है, जिस तरह मैंने पहले आपको क्या बताया, प्रोजेक्शन ऑफ पी एन क्यू कैसे लिखना है, ऑन से पहले वाले की क्या लिखनी, मैग्नीट्यूड्स, देन साथ में क्या लगा देना है, कॉस थीटा। जब हम लोगों ने ये रूल सीख लिया, लेकिन अभी जो हम लोगों ने एमसीक्यूज देखे हैं उसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा, उसमें जो ऑप्शन लिखे हुए हैं वो किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं। उनको डायरेक्ट लिखने का क्या तरीका है, एक्चुअल मेथड तो मैंने आपको कन्वे कर दी है, अब डायरेक्ट मेथड ज़रा गौर सुनिएगा। डायरेक्ट मेथड बच्चे ये है कि ऑन से जो पहले लिखा हुआ है उसको आप एज इट इज़ लिख सें। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑन से जो पहले लिखा हुआ है उसको क्या लिख सें, एज इट इज़ लिख सें। उस ऑन की जगह पर आप डॉट लगा दें, और ऑन के जो बाद लिखा हुआ है उसका यूनिट वेक्टर लिख सें। उसका क्या लिख सें, यूनिट वेक्टर। इट मीन के प्रोजेक्शन ऑफ पी एन क्यू है तो ऑन से पहले वाले को क्या लिखना है, एज इट इज़। ऑन की जगह पर क्या लगाना है, डॉट प्रोडक्ट, और ऑन के बाद वाला जो इसके ऊपर क्या लिख सेना है, यूनिट वेक्टर। तो देख लें ये पी डॉट क्यू कैप, ये वही पुराना पी डॉट कौन सा है, क्यू कैप आ गया। तो ये डायरेक्ट मेथड है कि अगर आप ये सब कुछ सॉल्व नहीं करना चाह रहे तो आप इसको डायरेक्ट देख के भी इस फॉर्म में आंसर को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एक दो छोटी छोटी एग्जांपल देखें। देखिए बच्चे ये मैंने कुछ लिखे हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, बेसिक से रूल ये आपको याद होने चाहिए। जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है ना किसी भी यूनिट वेक्टर का, हम आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, जे का जे के साथ लें, के का के साथ लें, तो सबका आंसर किसके इक्वल होगा, 1। और कोई से दो डिफरेंट वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें, लेट आई डॉट जे ले लें, जे डॉट के ले लें, या के डॉट आई ले लें, तो उन सब के आंसर किसके इक्वल होंगे, 0 होंगे। इसको हम के डॉट आई लिखें या आई डॉट के लिखें, इसके आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन सब का आंसर किसके इक्वल रहेगा, 0 रहेगा। उसकी वजह यह है जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें हम ए डॉट बी को इक्वल टू लिख सकते हैं बी डॉट ए, और इस लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो आप लोगों ने याद रखना है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है किस प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में। मीन आप ए डॉट बी को लिख सकते हैं किसके इक्वल, बी डॉट ए लिख सकते हैं। इस लॉ को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, एंड कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन डॉट प्रोडक्ट। खैर इस क्वेश्चन को ज़रा जल्दी से देखिएगा। दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर गिवन है, और वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एंगल बताएं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई से 2 वेक्टर्स गिवन हो तो उनके एंगल्स का जो एग्जैक्ट मेथड है वो डॉट प्रोडक्ट ही है। लेकिन हम लोगों ने 3 बहुत मेजर रूल्स पढ़े थे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग भी हम एंगल विदाउट यूजिंग डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इन 2 वेक्टर्स के ऊपर उन तीनों रूल्स में से कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा, और अगर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा तो फिर हमारे पास एक ही मेन हल बचता है कि हम उसका एंगल किस प्रोडक्ट से निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे। ज़रा देखते हैं जल्दी से डॉट प्रोडक्ट से कैसे निकालेंगे। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा मैंने लिख सी है, कॉस थीटा उसी साइड पर है, ए बी साइड पे आकर डिवाइड हो गया। अब आप लोगों ने ए डॉट बी लेना है। ए डॉट बी लेने के लिए आप लोगों ने किस तरह लेना है ए डॉट बी, आप आई के कोफिशेंट को आई से मल्टीप्लाइड करेंगे और जे के कोफिशेंट को जे से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे 2, और आई डॉट आई आपको पहले बताया किसकी इक्वल होगा 1। इस तरह इसका कोफिशेंट 1 है, इसका कोफिशेंट भी 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, -1। और जे डॉट जे फिर दोबारा किसकी इक्वल हो गया 1, तो 1 यहाँ पर आ गया। इस तरह अब नीचे आप ज़रा देखें तो ए और बी की मैग्नीट्यूड लिखी हुई है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सीख ली थी। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 हो जाएगा। अगर इसी तरह हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड बच्चे क्या बनेगी, आई के साथ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बच्चे प्लस है या माइनस है, जब हम इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर दरमियान में हमेशा प्लस ही आता है। यहाँ प्लस हो या माइनस हो, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हुए यहाँ पर दरमियान में हमेशा प्लस आएगा। अब जे का कोफिशिएंट कौन सा है, -1 है, तो उस -1 का फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब सॉरी ये 2 होगा, अब 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो आपको बताया प्लस आएगा, इसका कोफिशिएंट -1 है,
तो -1 का मैंने स्क्वायर कर दिया। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका पास बन जाएगा 4 + 1 √5। इसका मतलब कि इस b की मैग्नीट्यूड जो बन रही है वो √5 है। हम इन दोनों अंडर को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। अगर इन दोनों अंडर को कंबाइन करें 2 - 1 1 हो गया और 5 × 2 10। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 1/√10 होगा। ये cos थीटा आ रहा है। अगर आप थीटा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो cos इनवर्स 1/√10 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बड़ी आसान सी बात है। दोबारा एक क्वेश्चन देखिए, इस तरह हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ज़रा गौर करें, कल हमने जो मेथड लास्ट लेक्चर में देखे थे उसमें तो डायरेक्ट एंगल एक स्टेप में आ जाता था, लेकिन एक्चुअल एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका एग्जैक्ट एंगल आएगा। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी में जब क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर हमारे उन प्रीवियस रूल से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्योंकि उनको डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सॉल्व तो हो जाते हैं लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा उस पर कंज्यूम हो जाता है। एक और क्वेश्चन छोटा सा देखें, प्रोजेक्शन ऑफ बी आने, यानी इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये जो ए और बी दो वेक्टर्स आपको गिवन है, इन्हीं दो वेक्टर्स के लिए पूछ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ बी आने बताएं। अभी आपको बताया प्रोजेक्शन लिखने का क्या तरीका है, ऑन से पहले वाले की मैग्नीट्यूड और उसके साथ क्या लगा देना है, cos थीटा। इट मीन कि प्रोजेक्शन ऑफ बी आने का मतलब ये है कि आपसे बी cos थीटा पूछ रहा है, यानी उसका आंसर पूछ रहा है। यहाँ पर तो जैसे हम लोगों ने फार्मूला बनाना सीखा था उसी तरह a भी cos थीटा हो गया। अब हम यहाँ पर किसको सेपरेट कर रहे हैं बच्चे, b cos थीटा को इसी साइड पे रहने दें, a मल्टीप्लाइड हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। और ये क्वेश्चन क्योंकि हम इसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखें a.b की मैग्नीट्यूड कितनी बनाई थी, a.b की मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 थी तो यहाँ पर भी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। और नीचे किसकी मैग्नीट्यूड लिखनी, a की, तो a की देखें मैग्नीट्यूड आप लोगों ने यहाँ पर कितनी लिखी थी, √2, तो नीचे इसके √2 आ जाएगा। अब आपका आंसर क्या बनेगा, b cos थीटा इज़ इक्वल टू होगा 1/√2 के इक्वल होगा।